बशीर बद्र साहब की याद में एक महफिल जमाई है। हम उनके चले जाने का गम नहीं मनाएंगे, हम उनकी जिंदगी का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शन जी। मुझे लगता है कि आप इस तरह से पहली बार किसी पॉडकास्ट का हिस्सा हो रहे हैं। हाँ। और प्रियदर्शन जी की बहुत सारी पहचानों में इनकी पहचान ये भी है कि एक पत्रकार हैं, लेकिन लेखक हैं, उसके साथ साथ साहित्यकार हैं। प्रियदर्शन जी की कई किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हैं। प्रियदर्शन जी, हम देख रहे हैं राहत इंदौरी साहब, फिर मुनव्वर राना, और अब जो है बशीर बद्र साहब का चले जाना। कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम भी किसी गुमान में रहते हैं। हम पत्रकार सोचते हैं कि छोटे मोटे कलाकार तो हम भी हैं, आर्टिस्ट हम भी, कुछ तो क्रिएट करते हैं। कहा जाता है कि कभी कला को कंपेयर ना किया जाए, लेकिन आज मैं वो खता कर रही हूँ। मुझे बताइए कि अगर तीनों इन शायरों को देखा जाए तो आपकी पसंदीदा कौन होंगे और इनके अंदर क्या अलग बातें हैं? मैं इसमें एक चौथा नाम भी जोड़ना चाहूंगा, निदा फाजली का। बल्कि निदा फाजली और बशीर बद्र लगभग हम उम्र थे, शायद 1 या 2 बरस का अंतर होगा। और दोनों की शायरी, ये सच कि जिन शायरों का नाम आपने लिया उसमें आप चाहें तो एक 5वां नाम वसीम बरेलवी का भी जोड़ सकती हैं। तो राहत इंदौरी हो, मुनव्वर राना हो, वसीम बरेलवी हो, निदा फाजली हो, इन सब में एक खूबी थी कि एक तो इन्होंने बड़ी सादा जुबान चुनी, दूसरा इन्होंने एक और बड़ा काम किया कि सियासत को, हालांकि सबके सब अपनी जिंदगी में पलटते चले गए, यानी ज्यादातर आप आखिरी दौर में बशीर साहब भी थोड़ी नाउम्मीदी पैदा करने लगे थे, लेकिन एक शख्स अलग होता है, उसकी शायरी अलग होती है और हमेशा शायरी बची रहती है। लेकिन बशीर साहब किस वजह से बड़े थे इसको समझना होगा। एक तो उर्दू गजल की परंपरा बहुत बड़ी और बड़ी महान परंपरा है। उसमें खास बात यह कि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल किस्म के शायर भी, जिनको आप समझ नहीं पाते, वो भी खूब गुनगुनाए जाते हैं। गालिब के 3/4 अशार समझना मुश्किल काम है, मीर को आधे से ज्यादा समझना मुश्किल काम है, उसमें जो विडंबना बोध है, इकबाल को तो और ज्यादा समझना मुश्किल काम है। लेकिन ये सब अचानक कुछ ऐसे अशार रख देते हैं जो बिल्कुल जुबान पे चढ़ जाते हैं। लगता है कि रे असली बगावत, असली आंच, असली खुशबू यहाँ है। फिराक मुश्किल शायर है, फैज आसान है उन सबके मुकाबले। फैज ठेठ पॉलिटिकल शायर हैं और वो भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बशीर साहब ने 2 काम किया शायरी में। एक तो आप जो छुपाते हैं जितना, वो अपने आप उतना खुलता जाता है। खूबी ये होती है, एक बड़ा शायर लगता है कि छुपा रहा है, लेकिन वो इतना बोल जाता है। दूसरा जिसको आयरनी बोलते हैं, विडंबना, यानी दुख और सुख के आगे जाके, जो गालिब का शेर है, ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो ये जो कश्मकश है, ये जो दुविधा है, और इसके साथ एक तरह की शरारत है, ये बशीर बद्र को कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो, तू बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये शिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। तो ये जो कमाल है कि दुआ तो मैं कर रहा हूं, भूल जाऊं, लेकिन खुदा असर मत करना। तो ये खेल, बल्कि जिस शेर से, जिस चीज से, जिस त्रासदी से उनकी शायरी में बदलाव आया, 86 के जो मेरठ के दंगे थे, जिसमें उनका घर जला दिया गया, जिसमें वो गजल उनकी बड़ी मशहूर हुई कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम बस्तियां नहीं खाते, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस पूरी गजल के बाकी शेर सुनिएगा तो लगेगा कि वो तो एक अलग मूड के शेर हैं। मतलब समझते हैं कि पत्थर दिल जो होता है, पत्थर और दिल, पत्थर को दिल बनाने में कितना समय लगता है। धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। हाँ, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
और उसमें एक शेर तो बहुत दिलचस्प है, जो मैं देखता हूं कि उर्दू के कई शायर, वो गालिब भी ये काम करता था, जिस शेर का मैंने उल्लेख किया इसके पहले, उसमें या और भी ऐसी गजलें, वो जो शेर है, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से सामान निकला। एक शरारती किस्म का शेर है, इनके यहाँ भी वो मिलता है। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। और देखिए फिर उनकी रोमानियत कहाँ ले जाती है, बिल्कुल दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने। क्या बात, क्या बात। तो ये, लेकिन एक चीज और थी, और फिर एक शायर और मुझे याद आ रहा है, अहमद फराज। जुबान को, शायरी को, उर्दू के बारे में बोलते हैं कि बड़ी कोमल भाषा है, बड़ी नाजुक भाषा है। इस नजाकत को सबसे करीने से, सबसे नए ढंग से जिन लोगों ने साधा, उसमें मुझे अहमद फराज तो लगते ही हैं, दूसरे मुझे लगते हैं बशीर बद्र। बल्कि मैं, हमारे साथी हैं अशोक पांडे, उन्होंने पहाड़ों पे रहते हैं और उनके बड़े अच्छे संस्मरण लिखा करते हैं। उन्होंने 2 अशार का आज जिक्र किया है, वो उनका अंदाज देखिए, तब समझ में आएगा कि बशीर क्यों पढ़े थे। 3, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। एक ये है। दूसरा देखिए उर्दू के बारे में, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का। इत्रदान का क्या लहजा होता है, खुशबू देने वाला। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान की खुशबू। और इसके बाद का शेर सुनिए, गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू। तो ये जो चीज है, हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था, कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा शायर लगाने लगे थे, लगता था कि उनके आगे शोहरत कई बार आपको कहीं कहीं ले जाती है, भटकाती भी है। तो ये सबके साथ होता है, तमाम लोगों के साथ। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब बशीर साहब को एहसास था कि बड़े शायरों के मुकाबले वो कहाँ हैं। ये वो था, सितारे राह के हैं मीर ओ गालिब ओ इकबाल, सितारे राह के हैं मीर ओ गालिब ओ इकबाल, कलम कच्चे का हूँ तख्ती नई नहीं हूँ मैं। अपने आप को नई तख्ती बोल और जुबान की कोमलता, सब मैं अशोक पांडे के उठा रहा हूँ जो उनके संस्मरण से। तो ये मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। तो बशीर बद्र की खूबी ज़बान की नज़ाकत को पकड़ना, आयरनी को अपने ढंग से साधना, सियासत को भी समझना और उसको बड़े करीने से व्यक्त करना। जो बात थी मुनव्वर में सादगी बहुत है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी भीग जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है, करीने से बिठा तो हड्डी बैठ जाती है। तो बड़े सहज शेर उनके यहाँ मिलते हैं, लेकिन कई बार, और तीखापन भी उनमें बहुत है। न चोटी बनाता हूँ, न वो क्या है वो, न मैं राखी बनाता हूँ, बैसाखी बनाता हूँ, करते करते एक शेर आता है उनका, जो आज के प्रधानमंत्री सुन लें तो उदास हो जाएं। हाँ, बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे गुजरात मत करना। तुम्हें अपने मुल्क का वो क्या जीते जी बनाता हूँ, तुम्हें अपना, मैं भूल गया शेर, वो हाकिम जीते जी बना, बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे गुजरात मत करना, तुम्हें इस मुल्क का हाकिम मैं जीते जी बनाता हूँ। ये वो शेर है, या जो हमारे बर्तनों में ISI लिखा है, लेकिन इनमें गहराई वो नहीं है। लेकिन बना तो दिया उन्होंने, तीखापन तो है, गुजरात तो बना दिया। मैं ठीक है, हाँ, वो तो पूरा देश एक बड़ी जेल में तब्दील हो रहा है, लेकिन और इसकी वजह बहुत सारी। नहीं प्रियदर्शन जी, अब ये एक राजनीतिक सा सवाल आ गया। मेरी मजबूरी ये है कि हर चीज में मेरा लेंस ही राजनीति का है। मैं बात कर रही हूँ इश्क की, फूलों की, खुशबू की, मोहब्बत की, लेकिन इसे राजनीति से दूर नहीं कर सकती। वो ये कि
पिछले 10-15 साल से वो डिमेंशिया के शिकार थे। अगर इस हाँ। वक्त बशीर बद्र नरेंद्र मोदी के भारत में होते तो किस तरह की शायरी करते? देखिए जिस तरह भी करते, लेकिन नरेंद्र मोदी का भारत, असल में देखिए हम लोग नेहरू और नरेंद्र मोदी की बात बहुत करते हैं। हिंदुस्तान का पहला शायर जो जेल काटी जिसने आजाद हिंदुस्तान में, कौन था और किसके समय जेल काटी थी पता है आपको? मजरूह सुल्तानपुरी थे और नेहरू के समय जेल काटी थी। तो इसलिए शायरों और अदीबों की किस्मत होती है कि हुक्मरानों के खिलाफ जाएं। कोई सत्ता चाहे नरेंद्र मोदी की हो चाहे नेहरू की हो, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। जो दूसरी चीज हुई है जो ज्यादा खतरनाक है, 2014 के पहले मैं पत्रकारिता करते हुए जब लिखता था सरकार के खिलाफ तो लोग मेरी पीठ थपथपाते थे कि सरकार के खिलाफ लिख रहे हो। आज जो स्थिति है, मैं लिखता हूं मोदी के खिलाफ तो पूछते हैं लोग मोदी के खिलाफ क्यों लिख रहे हो। समाज में जो डिवीजन हुआ है, समाज में जो दरार पैदा हुई है, और ये दरार मैं अभी 4 दिन पहले मैंने एक नॉवेल खत्म किया है, निर्मला भुराड़िया का जहर खुरानी। ये 47 पे है, 47 के बंटवारे को लेके है और उसको पढ़ते हुए दहशत होती है। मैं उससे उबरने में मुझे लगा कि हम लोग जिस नफरत की बात आज कर रहे हैं वो उससे बड़ी नफरत तो वहां दिख रही थी जहां औरतें नंगी की जा रही थी, सड़कों पे परेड कराई जा रही थी। नहीं, लेकिन हमें तो लगता था हम आगे बढ़ गए। 1947 से तो 80 साल आगे आ गए कि जमाना जो है आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे ठेलने की कोशिश हो रही है। ये बात है। एक तरह का अवैज्ञानिक की चेतना लगातार, हम लोग एक बहुत बुरे समय में हैं। और निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि ये दौर बहुत बुरा है, बशीर बद्र ने दौर देखा था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं देखा था, किसी और तरह से देखा था। किसी और तरह से देखा जब वो था। राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान उनका घर भी। पॉलिटिकल शायरी खोजनी हो, अदम गोंडवी के यहाँ जो शायरी और कमाल की है। आरफा जिस बात की आप इशारा कर रही हैं, असल में उसको ज्यादा सीरियसली समझने की जरूरत है। आज के जो लोग हैं, असल में मैं बशीर बद्र को मुसलमान शायर के रूप में रिड्यूस करने को तैयार नहीं। प्रतिरोध के किसी भी लेखक को, और जब 20 और 50 लोगों के जनाजे की बात हुई, प्रेमचंद का जनाजा जब निकला था बोलते थे कि वहां पता नहीं 4-5 लोग थे, ये उनके बेटे अमृत राय ने लिखा है। हालांकि लोग इसका भी खंडन करते हैं। इसका भी तस्वीरें अब जो आ रही हैं बशीर बद्र की, तस्वीर में तो 20 लोग दिख रहे हैं। नहीं, अलग अलग तस्वीरें अच्छा। हैं। हाँ, एक तस्वीर ये भी आई है कि बहुत बड़ा हुजूम था, लेकिन ये बात नहीं है। असल में देखिए राजनीति जो हो रही है, पिछले 1000 साल के हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको खत्म करने की हो रही है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। ये 20, 50 और ये 14 का मामला नहीं है। मोदी आएंगे मिट जाएंगे, योगी आएंगे मिट जाएंगे, ऐसे जुल्म आते जाते रहते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से कि अगर आप देखें हिंदुस्तान को, तो जो सबसे बड़ा एक नाम होता है वो उसका है रे भाई, जो निजामुद्दीन औलिया का चेला था, क्या अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब से। अमीर खुसरो जो रवायत शुरू करते हैं, तबला, सितार, पहेलियां, हिंदी और अरबी को मिलाने का काम, ये सब वो शुरू करते हैं और उनकी छाया लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जिस तुलसीदास को रामचरितमानस लिखते, विनय पत्रिका में तुलसीदास राम को गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं, एक आध बार नहीं। ये गरीब नवाज किस परंपरा का शब्द है? सूफी परंपरा का। आज भी जो गाया जाता है, अमीर खुसरो के गीत गाए जाते हैं, और इसको आप पूरी एशियाई पट्टी पे ले जाएं तो आप पाएंगे कि मतलब नुसरत फतेह अली खान हो, गुलाम अली हो, इसके बाहर भी आप ले जाना चाहें तो 1000 साल की, जिसमें फिर कबीर आ जाते हैं, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौर में गांधी चले आते हैं। तो और आप देखिए कि गांधी को जो गोली लगती है, मतलब किसी सेक्युलर को, सांप्रदायिक लोगों की गोली नहीं लगती है, सेक्युलर नेहरू को नहीं लगती है, सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं लगती है, हिंदू गांधी को लगती है। वो हिंदू से डरते हैं, वो हिंदुस्तान से डरते हैं। गांधी से पूछा जाता है कि हु आर यू, गांधी नहीं बोलते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, गांधी नहीं बोलते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, मैं संत हूँ, बोलते हैं आई एम ए वीवर, मैं जुलाहा हूँ, और अपने आप को कबीर की परंपरा से जोड़ लेते हैं। तो ये जो चीज है, इस 1000 साल के हिंदुस्तान की मेमोरी को खत्म करने की कोशिश है।
बदकिस्मती इन लोगों की है कि ये खत्म नहीं होगी, बनती जाएगी। उनके जहन में भी इस तरह धंसी हुई कि उनको पता नहीं चलता है। 2019 के लोकसभा का किस्सा है, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही शेर दुश्मनी जम के करो मोदी साहब को सुनाया, तो मोदी साहब जवाब में बशीर बद्र का ही शेर ले आए। हाँ बिल्कुल, हाँ उनको भी जरूरत पड़ गई बशीर बद्र की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कभी इन लोगों की जुबान सुनिए तो लगेगा कि आधी तो उर्दू बोल रहे हैं। तो वो जहन में हमारे इतना धसा बसा है। कबीर को, गांधी को कौन निकाल सकता है। मुझे एक बात याद आती है, जगजीत सिंह जब गाते थे, हम लोग जगजीत सिंह को खूब सुना करते थे। अचानक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को गा दिया। मैंने कहा कि आज इस आदमी को सुनना बंद, लेकिन ये बंद नहीं हो पाया। उनकी जो अच्छी चीजें थे सुनते रहे, और खराब चीजों को कोई याद नहीं करता है। वक्त सारी चीजों को धूल में मिला देता है। ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मजाक की तरह याद किए जाएंगे। अगर इन्होंने ढंग का कुछ लिखा होगा तो बचा रहेगा, तो शायरी बची रहती है। प्रतिरोध राहत इंदौरी मतलब जो भी कर गए हो आखिरी में, लेकिन उनका शेर हमेशा वही याद आता है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, हमारा घर गली में एक हमारा मकान थोड़े, आग लगेगी आग तो सभी आएंगे जग में, वही हो रहा है जो हमारा मकान थोड़े है। तो राहत इंदौरी इसके लिए याद किए जाते हैं। तो बड़ी शायरी, प्रतिरोध की शायरी जहां से आए वो याद रखी जाती है। हिंदी उर्दू वाला जो मामला था, असल में ये एक ही जुबान है, बल्कि फिराक ने जो हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य का इतिहास लिखा है, उसने भी लिखा है कि उर्दू हिंदी को लिखने का एक ढंग है। और शमशेर बहादुर सिंह जो बहुत बड़े हिंदी के कवि रहे, उन्होंने लिखा कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं वो आईना हूँ जिसमें आप हैं। मुनव्वर राना का जिक्र कर रहे थे हम लोग, उनका एक शेर है, मैं गजल कहता हूँ उर्दू में, मैं माँ से गले लगता हूँ और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। जी। ये मुझे बाकायदा मुनव्वर राना के प्रकाशक ने बताया कि 7 दिन में उनकी 1 लाख किताबें बिक गई थीं। उर्दू वाले उनके इतने नहीं बेच पाते। तो जो बड़ा शायर होता है कहीं का भी होता है। उर्दू और हिंदी तो हम लोग जो जुबान बोलते हैं असल में उर्दू बोलते हैं। हिंदी सिनेमा जो है उर्दू से उसकी शुरुआत। लेकिन अगर देवनागरी में नहीं छपी होती उनकी गजलें बशीर बद्र साहब की, तो क्या वो उतने ही लोकप्रिय होते? नहीं हो पाते, क्योंकि इत्तेफाक से इन दिनों असल में हिंदी भी बर्बाद हो रही है, उर्दू भी बर्बाद हो रही है। दोनों भाषाएं नष्ट हो रही हैं। आप कह रहे हैं हिंदी बर्बाद हो रही है, हिंदी के महात्मा बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हिंदी हृदय सम्राट है वो, और आप कह रहे हैं हिंदी बर्बाद हो रही है। उस तरह के राजनीतिक रिड्यूसी उसमें ले जाइएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। असली बात है कि हिंदी कौन पढ़ रहा है, पूरा का पूरा मिडिल क्लास इंग्लिश में शिफ्ट हो गया है। हिंदी वाले लोग हैं, उनकी 100 किताबें नहीं बिकती हैं। हिंदी के बड़े से बड़े लेखक की जो आज छप रहा है, और उर्दू की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय भाषाओं में बांग्ला में कुछ बिक जाती होंगी, मलयालम और मराठी में कुछ बिक जाती होंगी, क्योंकि इन भाषाओं में एक अपना वो बचा हुआ है। हिंदी तो जो उर्दू के बारे में कहते हैं, हसन किसका शेर है वो कि मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता, चाहने वाले मेरे सब है, मेरा कोई नहीं, मेरे चाहने वाले हैं लेकिन मेरा कोई नहीं, मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो हिंदी का भी वही हाल। हमारे दौर के शायर कौन से हैं? क्या इस तरह से जबकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, यानी हमारे गलों पे जब सरकारी जूता, सरकारी बूट रखा हो, तब भी क्या हमारी आवाज़ निकल सकती है? नहीं, असल में इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो शायरों और कवियों को कोई गिनता ही नहीं किसी गिनती में। मान लेते हैं कि इनका कोई इम्पैक्ट बचा हुआ नहीं है। मैं लगातार 10-15 साल से लगातार सरकार के खिलाफ रोज कुछ न कुछ लिख रहा हूँ। जहां इनको इम्पैक्ट लगता है वहां देखिए, जैसे मजदूर आंदोलन चला, नोएडा का जो आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन था, उसमें किसको पकड़ा गया? सत्यम वर्मा नाम के पत्रकार को, उसको मास्टरमाइंड बताया गया। आदित्य नाम के रंगकर्मी को, एक लड़की को, उन पे रासुका लगा दिया गया, और आदित्य की जो हालत की गई है। तो ये सच है कि ये दौर बहुत ही बुरे ढंग से एंटी डेमोक्रेटिक और तानाशाही वाला दौर है। लेकिन इसको रोकने का काम जो संस्थाएं कर सकती थी, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे मीडिया हो, दोनों
अपनी भूमिका से पीछे हटी हुई हैं। दोनों जैसे बुलडोजर जस्टिस का जश्न मन रहा है, एनकाउंटर को सही ठहराया जा रहा है। तो ये एक सच्चाई है। और शायरों और लेखकों की तो इस समाज में कोई हैसियत बची ही नहीं। कि प्रदर्शन जी, मैं तो सोचती हूँ जब हमारी आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी, जब हमारे वीडियो डिलीट हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी, तब के शायर निकलेंगे और हमारी आवाज़ बनेंगे। मैं तो उन शायरों को ढूंढ रही हूँ। इसका जवाब तो बशीर बद्र दे गए थे ना। शायरी से हम ज्यादा भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। एक ट्विटर बंद होगा, एक अकाउंट बंद होगा, तो आवाज थोड़ी खत्म हो जाएगी। इतिहास आवाज तो समय की आवाज है ना। मैं आपको बताता हूँ 40 के दशक का जर्मनी, आज हिंदुस्तान को देख के 40 के दशक की जर्मनी की याद आती है, तो ये भी आज के हालात पे एक टिप्पणी है। लेकिन वहाँ मतलब विस्परिंग जोक्स चलने लगे थे, चुटकुले तक प्रतिरोध की भाषा बन रहे थे। तुम कविता रोकोगे, क्या क्या चीजें रोकोगे? कविता है, गजल है, लेख है, चुटकुले तक। हिटलर के खिलाफ जो चुटकुले, जियाउल हक के खिलाफ जो चुटकुले, तो वो सब भी इंसान के बोलने को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। 2 चुटकुलों का अच्छा खासा जखीरा हो गया है, वो कोई कंपाइल करेगा तो। पर भी पाबंदी है, आप चुटकुले भी नहीं सुना सकते। आप पता शायरी और कविताओं लेकिन बहुत चुटकुले कहे गए। तो मुझे याद है कि 1980 में प्रेस बिल लेके आए थे बिहार में जगन्नाथ मिश्र। तो एक शायर हैं सूर्य भानुगुप्त, उन्होंने छोटी छोटी मुक्तक जैसे लिखे थे। एक मुझे याद है, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। वाह, तो बोलने की आजादी जो है अंततः बोलने की इच्छा के साथ जुड़ी हुई है और वो बनी रहेगी। उसको कहीं से हम लोग एक बुरे दौर में हैं, ये दौर बीतेगा, हम ये उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन हमारे दौर के जो हीरोज हैं, आप देखिए जिस जेल का आप जिक्र कर रहे थे, उमर खालिद को मैं याद करना चाहती हूँ। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये सब लोग जेलों में हैं। इनको और अदालत बोल रही है कि इनको तो जमानत मिलनी चाहिए थी, वही अदालत अपने फैसले पर भी बड़ा वो कर रही है। तो दामिनी, कौन है हमारे दौर की आवाज देने वाले, हमारे जज्बात को एक एक्सप्रेशन देने वाले कौन लोग हैं अभी? ये बशीर बद्र साहब चले गए, मुनव्वर राना चले गए, राहत इंदौरी चले गए, और भी कई लोग चले गए। इस वक्त कौन? इनकी विरासत इतनी बड़ी है कि उसे थामने वाले हाथ उससे भी बड़े हैं। हम वसीम साहब को कैसे भूल सकते हैं, जो इस समय हर वक्त हर जगह नजर आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम पक्ष की और विपक्ष की शायरी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जो भी शायर कोई बात करता है वो अपने समय का सच बता रहा होता है। और अगर समय के सच को आप अपनी कामयाबी या नाकामयाबी से जोड़ कर देख लेते हैं, तब आपको वो व्यक्तिगत आघात लगता है कि ये मेरी कमी की तरफ इशारा कहा गया, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो अपने वक्त की बात कर रहे हैं। शादाब साहब के ही कई शेर बहुत मकबूल हुए, और इस वक्त आप ये देखिए कि कुल कितने कवि सम्मेलन, कितने मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन वो कितनी पाबंदियों में हो रहे हैं। आप जरा जुल्फो खम से बाहर निकलें, आप जरा मौसम की रंगीनियों से बाहर निकलें, तब तो वक्त की बात हो। क्या किसी कवि सम्मेलन में आप जाकर कोई ऐसी शेर पढ़ सकती हैं, कोई ऐसी नज्म पढ़ सकती हैं जो इस सरकार पर टिप्पणी हो? हाँ बिल्कुल, एक बार तो पढ़ सकती हूँ, अगली बार की गवाही नहीं देती। तो यानी बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है। क्या बोलना है ये तय होना चाहिए, और अगर ये तय है तो फिर बोलने का मतलब ही क्या रह जाता है। ये जैसा कि शादाब साहब ने कहा कि चुनौतियां पत्रकारिता के सामने भी है, चुनौतियां कला के सामने भी है, चुनौतियां शायरी के सामने भी है। मैं कम से कम 4 ऐसे मंच हिल चुका हूँ। एक बार अजमेर में बाकायदा मेरे भाषण के बीच जो मैं बोल रहा था, मीडिया पे ही बोल रहा था, बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी के 2 पार्षदों ने हंगामा किया, उस कार्यक्रम को उस समय रोकना पड़ा। दिलचस्प है कि बाहर फिर मैं आके चाय पी रहा था, वो दोनों आगे बड़ी विनम्रता से कह रहे, सर आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है। तो ये जो खेल है, उसके बाद एक दूसरा जो था, हमने चित्तौड़गढ़ में देखा एक कार्यक्रम में बाकायदा एबीवीपी के लड़के चले आए कि कॉलेज में कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ये कार्यक्रम जो है पल्लव करा रहे थे। तीसरा कार्यक्रम दिल्ली में, उदय प्रकाश, हम तमाम लोग मौजूद थे, वहां चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, उसको किसी तरह रोका गया। तो ये सच है कि इधर के वर्षों में मतलब एक भयानक असहिष्णुता समाज में फैली है, और उसको प्रोटेक्शन भी, संरक्षण भी सरकार का मिल रहा है, ये सच है। लेकिन बोलने वाले हम तमाम लोग उसके बाद भी चुप नहीं हैं। मैं कलकत्ता में सारी बात बोल के आया हूँ। नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप उसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं।
हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग प्रियदर्शन जी जो अपने को सेल्फ सेंसर कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर ही रहे आप हैं। सोचिए, मुझे इस तरह के लोग हाँ। मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने कार्यक्रम तो करती हैं जैसे करती होंगी, हाँ। मैं जब आपके कार्यक्रम देख रहा होता हूँ तो ये देख लेता हूँ कि हाँ। कोई मुझे देख तो नहीं रहा है आपके कार्यक्रम देख ये तो बहुत होता है। जी 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 साथ भी बिल्कुल होना है। होता है। जैसे सोनम वांगचुक साहब, उन्होंने तो ट्वीट किया है बकायदा कि इतने प्यार से चाय पिलाई थी और बाद में ट्विटर पे लिख दिया कि फटकार, अच्छी खासी फटकार और चेतावनी दी है। तो जी, उनका ताजा है, मतलब पूरा वीडियो असल उन्होंने में इस पे बनाया धूमिल की है। एक बड़ी लंबी कविता है पटकथा, नेहरू के जमाने की ही कविता है दुर्भाग्य से, लेकिन उसमें एक हिस्सा है जो अब भी मौजूद है बिल्कुल, और वो प्रतिरोध पे चुप रहने वाले लोगों पे, यद्यपि ये सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं, मेरे भीतर भी आग है, लेकिन वो भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात हर बार एक हद के आगे रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के आगे अभियोग की भाषा चुक जाती है। कि चुनना तो इस देश को होगा। हम तमाम लोगों का जो, हम लोग मिडिल क्लास वाले नहीं रहे, हम लोग धीरे धीरे कंज्यूमर क्लास में बदल गए हैं। इस उदारीकरण के बहुत सारे फायदों का एक से जुड़ा एक नुकसान ये भी है कि हम बहुत आत्म केंद्रित समाज हैं, सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी है। तो हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। मुझे जब लगेगा कि अरे जेल जाने की नौबत आ सकती है तो मैं 2 कदम पीछे हट सकता हूँ। हम दिल्ली में बैठे हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे जेल जाने हम पे कुछ होगा तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और कम से कम आवाज निकलेगी। आवाज निकलेगी। मतलब एक कई जगहों पे है। रुपेश सिंह नाम का एक पत्रकार 5 साल से हजारीबाग और झारखंड की जेलों में अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। छोटे शहरों में जो पत्रकारों की हालत हो रही है, जिस तरह उनकी पिटाई हो रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक समाज के रूप में हम लगातार जैसे फेल हो रहे हैं। और इसका मामला सिर्फ इस बात से नहीं है, कम्युनल डिवाइड तो पैदा की गई है बाकायदा, जो एक साजिश है, हम इसको भी पार कर लेंगे। लेकिन जो नया पूंजीवादी समाज हम सब जिसके पार्ट हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? पेट्रोल के दाम बढ़ गए यार, मकान होम लोन की किस्तें बढ़ गई यार। हमारे लिए न्यूयॉर्क में लगी आग मैटर करती है, वसुंधरा में जली झुग्गियां मैटर नहीं। बिल्कुल। अगर ये बताइए कि क्या इस किसी शायर के अमर हो जाने या बहुत सीरियसली लिए जाने के लिए उसका सियासी शायरी करना ज़रूरी है? अगर बशीर बद्र साहब ने हमारे दौर के जो एहसासात हैं उनकी तर्जुमानी नहीं की होती तो हम यहाँ पॉलिटिकल लोग बैठकर क्या उनके बारे में चर्चा कर रहे होते? अगर उन्होंने सिर्फ जुल्फ़ों की बात की होती, खुशबू की बात की होती, फूलों और इश्क और फसाने की बात की होती? सिर्फ फूल पत्ती की शायरी कोई नहीं करता है। हाँ। फूल पत्ती, हालांकि फूल पत्तियां ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब जो पर्यावरण की फिक्र करते हैं, एनवायरनमेंट की, उसमें घास की भूमिका, तितलियों की भूमिका और फूल पत्तियों की भूमिका उसको बचाने में बाघ और हाथियों से ज्यादा बड़ी होती है। तो लेकिन कोई भी शायर फूल पत्ती का शायर नहीं होता है। वो बड़ा तब होता है जब वो जिंदगी और जमाने को अपनी शायरी के अक्स में ले आता है। तो बशीर ये काम करते रहे। वो इंसानियत के एक तरह की अजनबियत जो होती है नए दौर में, जो आदमी की तलाश होती है, जो आपको तमाम शायरों में मिलेगी। तो एक गजल मैं भी उनकी पढ़ देता हूँ और जिसमें उनका लहजा भी पता चलता है, जो मशहूर है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। लेकिन मिला का इस्तेमाल अगले शेर में बिल्कुल अलग अर्थ में कर देते हैं वो। यहाँ तो वो मिलाने वाले कि तू बोल रहे उस अर्थ में है। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। तो नाम और ओहदे मिल रहे हैं, आदमी ने मिला। लेकिन आप देखिए कि ऊपर का मिला एक अलग अर्थ दे रहा है और ये मिला मिलने वाले अर्थ में एक अलग अर्थ दे रहा है। हाँ, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा था, वही न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। तो मैं जिस काबा मुझे खोजे, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे वाली कश्मकश है कि करीब भी है दूर भी है,
साथ भी और कभी मिलता भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। ये जो चीज है छुपने और बताने का खेल, असल में ये हुक्मरानों के शीशे से बाहर निकल जाता है। उनको समझ में नहीं आता कौन सी बात कब उनके गले पड़ गई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। ये जो फैज ने कहा था, असल में मालूम था कि बिना फसाने के जिक्र के भी सारी बात आ गई है। तो इंसानियत का ये जज्बा जो है अंततः सियासत की, और जिन छोटे छोटे नामों की आप बात करें उनको भूल जाइए। उनको इतिहास नहीं, उनको वर्तमान ही ठोकर मार देगा। प्रियदर्शन जी, ये लोग इतने बड़े ताकतवर लोग बन चुके हैं। आप तो इन कुछ शायरों नहीं। का जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय कवि का। मैं कहती हूँ अरे आजकल छोड़िए। जो न्यूज एंकर्स हैं हमारी, उनके पास इतनी ताकत है और वो डिस्ट्रक्टिव पावर है लेकिन विध्वंसकारी पावर, देखिए, जिससे वो पावर बहुत तबाही कर जो मचा सकते हैं। दुनिया का सबसे विध्वंसकारी पावर वाला आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी हैसियत हम देख चुके हैं। ईरान में जो तमाशा उसका बन गया, उसका चुटकुला बन गया। बिल्कुल। तो इन तमाम लोगों का चुटकुला बन रहा है, इनसे बहुत परवाह मत नहीं करिए। साफ तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई शायर किसी शहंशाह और तानाशाह के इज़्ज़त देने से उसकी या ना देने से इज़्ज़त कम नहीं होगी। बशीर बद्र साहब की इज़्ज़त में, उनकी याद में, उनकी खुशी में हमने ये महफ़िल आपके लिए सजाई। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और उनके बहाने, मैं कहती हूँ उनके बहाने बहुत सारी चर्चा हमने भी की। इस दौर के, हमारे दौर के जो तमाम चिंताएं हैं उसको भी आवाज़ देने की कोशिश की। और मैं इसी शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।